वेलकम फ्रेंड्स। आज है 29 सितंबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जिस न्यूज़ को दैनिक जागरण कवर नहीं किया है उस न्यूज़ को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। आप लोग से हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि जो हम लोग का पुराना करंट अफेयर है उसे क्या लास्ट में हम लोग 5 मिनट डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी करंट अफेयर, मान लीजिए कोई भी चैप्टर उठा लेंगे या तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन ले लेंगे और उसको हम आपको बता देंगे, सिर्फ मौखिक बोल देंगे और आप लोग सुन लीजिएगा। डेली 20 करंट अफेयर को इस तरीके से प्लान में हम लोग शामिल कर सकते हैं। अगर प्लान में शामिल कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और नहीं शामिल कर सकते हैं तो भी बताइएगा कि सर शामिल नहीं करना चाहिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, जो भी है आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बड़ा न्यूज पहला है कि कुछ के रोज़गार के लिए जो है दूसरे के जीवन का अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कुछ के रोज़गार के लिए दूसरे के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। किसके द्वारा बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया, इसे पढ़ लीजिए एक बार। हमें रोजगार, बेरोजगारी और नागरिकों के जीवन के अधिकार के बीच जो है संतुलन बनाना होगा। सही बात है। कुछ लोगों के रोजगार की कीमत पर हम अन्य लोगों को दूसरे नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। किस मुद्दे पर बोला गया था? ये बोला गया था पटाखे फैक्ट्री के मुद्दे पर। इसमें आपको याद रखना है कि जो पटाखे की फैक्ट्री हैं उसमें जो रोजगार है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पटाखे को बैन कर दिया जाए। अगर बंद कर दिया जाता है तो जो पटाखे फैक्ट्री है उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी रोज़गार चली जाएगी। वकीलों के द्वारा तर्क दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि इससे जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो बोलने का मतलब है कि आपको समझाते हैं उदाहरण से कि रोज़गार मिल रहा है 20 लोग को। ठीक है, रोज़गार मिल रहा है 20 लोग को, लेकिन 20 लोग को रोज़गार तो मिल रहा है, लेकिन उस पटाखे के जो पटाखे बना रहे हैं मजदूर, उस पटाखे के फोड़ने से जो है कम से कम 1000 लोगों की हानि हो रही है, 1000 लोगों को जो है नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर 20 लोगों को फ़ायदे के लिए 1000 को नुकसान नहीं कर सकते हैं तो उस चीज़ को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को बंद ही कर देना चाहिए। बंद करने में ही भलाई है क्योंकि दिल्ली में आपको पता है कि पटाखे बहुत ज़्यादा छोड़े जाते हैं। अगर दीपावली और खासकर जो दिल्ली में आपको पता है कि जो पराली का भी समस्या होता है और पटाखे भी छोड़ते हैं तो उसका भी समस्या आ जाता है। जो पटाखे में आपको होता है बेरियम का इस्तेमाल होता है, जो हमारे आँख के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और फेफड़े के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जीवन जीने का अधिकार, ये किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21 में तो आपको फंडामेंटल राइट के बारे में जानना है। फंडामेंटल राइट जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। कौन कौन फंडामेंटल राइट है? पहला लिखिएगा, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही जो है जीवन के अधिकार आता है। ठीक है, जीवन के अधिकार आता है। उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है आर्टिकल 23 से 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो है 25 से 28 के बीच में है। ठीक है, उसके बाद है पाँचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो है 29 से 30 आर्टिकल में है। उसके बाद छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है आर्टिकल 32 में। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। आपको बता चुके हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत और कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। जिनको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। पहला है कि अच्छे पर्यावरण का अधिकार, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया इसी के संबंध में दिया है, अच्छे पर्यावरण का अधिकार। और दूसरा है शीघ्र विचारण का अधिकार, मतलब कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है विधिक सहायता का अधिकार, मतलब कि कानूनी सहायता का अधिकार। चौथा है एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, जेल में एक आदमी को एक सेल में अकेले बंद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जब तक खूंखार आतंकवादी ना हो। उसके बाद पाँचवा है कि पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो पहले उसके पैर में डंडा, ये क्या बोलते हैं, जो सिक्कड़ होता था, डाल दिया जाता था हाथ में भी, लेकिन उसे अब डाल नहीं सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाएगा। उसके बाद है कि फांसी के विलंब के विरुद्ध अधिकार, अगर फांसी की सज़ा दे दी गई है और डेट बताया नहीं जा रहा कि उनको फांसी कब दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके है सातवां पॉइंट है अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार। आठवां है पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार। ठीक है, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार फंडामेंटल राइट है। अगर ये
पीने योग्य शुद्ध जल का उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अच्छे सड़कों का अधिकार, ठीक है, अच्छे सड़कों का अधिकार। और 10वां है प्रतिष्ठा का अधिकार। और 11वां है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देना, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। उसके बाद 12 है कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। ये सारे आपको याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 के तहत जो है फंडामेंटल राइट थे। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट न्यूज है कि गोल्ड एक्सचेंज व सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी की मंजूरी मिल गई है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो पूंजी बाजार की नियामक होती है सेबी ने कुछ ऐतिहासिक फैसला लिया है, और उसके द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया उसमें पहला क्या है यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। गोल्ड एक्सचेंज में जो है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव का होगा कारोबार। गोल्ड एक्सचेंज में जो है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव का होगा कारोबार, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा पॉइंट है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो है एनजीओ को फंड जुटाने की होगी सुविधा। और तीसरा पॉइंट है कि चांदी के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कारोबार को मंजूरी दी गई है सेबी के द्वारा। इतना आपको नोट कर लेना है। जो सेबी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। लेकिन लीगल कानूनी वैधानिक मान्यता कब दी गई सेबी को, तो नोट कर लीजिएगा, जो वैधानिक मान्यता दी गई 30 जनवरी 1992 को, ठीक है, 30 जनवरी 1992 को। और जो सेबी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सेबी का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और इसका संस्थापक कौन थी, तो भारत सरकार इसका संस्थापक थी। और वर्तमान में जो सेबी है इसके अध्यक्ष कौन है, तो अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि कोरोना से मरने वालों के स्वजन को 50 हज़ार रुपया देने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र, और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से आपको बता चुके थे कि राज्य के जो आपदा प्रबंधन कोष होता है वहाँ से पैसा दिया जाएगा जो कोरोना के जिनके परिजन की दुखद मौत हो गई थी उनको, ठीक है। तो जो गृह मंत्रालय जो है, जो सभी राज्यों के मुख्य सचिव है, उसको पत्र लिख दिया है कि आप सभी लोग जो है पैसा देना शुरू कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि सोची समझी साजिश थी दिल्ली दंगा, ये दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि काश हमारे यहाँ भी भारत जैसी फौज होती, ये किसके द्वारा बोला गया है, तो ये पाकिस्तान की एक आतंकवादी है जो भारत में घुसपैठ कर रहा था और पकड़ा गया, ठीक है, इसके द्वारा बोला गया है। और इसके जो इसने बोला ये शब्द को भारत जैसी फौज होती, तो इसका पीछे रीज़न है कि देखिए, ये जो आपको बार बार बोलते हैं ना कि जो आतंकवादी लोग होते हैं हमारे युवा को माइंड वॉश कर देते हैं, चाहे पाकिस्तान के युवा हो चाहे भारत के युवा, वो तो हमारे ही युवा हैं, उनको माइंड वॉश कर दिया जाता है। और माइंड वॉश करके जो है उनको एक तरीके से हमलावर बना दिया जाता है कि जाके आप अटैक कीजिए, आपको जन्नत मिलेगा। तो इसे भी, जो इसका नाम है अली बाबर, इसे भी बोला गया था कि जो भारतीय सेना है कश्मीर के युवा को देखते ही गोली चला देती है। लेकिन जब ये बाबर, जो अली बाबर भारत में जब पकड़ाता है, भारतीय सेना इसे नहीं मारती है, इसे बोलती है कि तुम सरेंडर कर दो, तुम्हें हम नहीं मारेंगे। तो ये बोलता है कि काश हमारी सेना भी भारत जैसी होती है, ठीक है। तो आपको बता दें कि भारत के जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला था, लेकिन उस हमला को जो हमारे सेना के द्वारा बेनकाब कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करना है पाठ्यक्रम का उद्देश्य। सीएम केजरीवाल ने लॉन्च किया देशभक्ति पाठ्यक्रम, कहाँ बनेगा मील का पत्थर। तो आपसे पूछा जाएगा कि देशभक्ति पाठ्यक्रम जो है किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके सीएम है अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, ठीक है, मनीष सिसोदिया। साथ में आपको याद रखना है कि छत्रसाल स्टेडियम कहाँ पर है, तो दिल्ली में। छत्रसाल स्टेडियम कहाँ पर है, दिल्ली में है। और ड्राइवर लेस मेट्रो कहाँ चली है भारत में, तो दिल्ली में चली है। ड्राइवर लेस मेट्रो भारत में कहाँ चली है, तो दिल्ली में चली है। और आपको बता चुके हैं सिग्नेचर ब्रिज कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है, यमुना नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि किसानों और विज्ञानियों के गठजोड़ से बढ़ेगा देश की ताकत, प्रधानमंत्री मोदी।
विभिन्न फसलों की 35 प्रमुख विशिष्ट गुणों वाली प्रजातियों के देश के किसानों को किया समर्पित। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समर्पित किया गया था। जो 35 प्रमुख विशिष्ट गुण वाले ये फसल हैं, किसके द्वारा बनाया गया था, नोट कर लीजिएगा। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए जो है फोर्टिफाइड बीज तैयार करना। मतलब कि जो कुपोषण, भारत में बहुत ज़्यादा कुपोषण है, तो जो 35 फसल हैं उस बीज को जो है फोर्टिफाइड बनाया गया है ताकि जो भारत में कुपोषण है उसे समाप्त किया जा सके। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए भी काम, जो अगर भारत में अधिक सूखा भी पड़ जाता है तो जो 35 फसल हैं इसका उत्पादन होना संभव है। ठीक है, तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो मौसम की चुनौतियां हैं उससे भी निपटने में कारगर है ये 35 फसल। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है स्थापित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस काल में जो है इन संस्थाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पर देखिए लिखा होगा कि जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस जो आपके संस्थान है, इस जैसे संस्थान की जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या क्या बोला गया इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया कि भूमि पर दबाव बढ़ गया है। ठीक है, तो भूमि पर दबाव, इस प्रधानमंत्री मोदी ने ये नहीं बताया कि भूमि पर दबाव क्यों बढ़ गया है, लेकिन इनके द्वारा बोला गया कि भूमि पर दबाव बढ़ गया है। तो आपको हम बता देते हैं दबाव क्यों बढ़ गया, क्योंकि शहरों में रोजगार की कमी हो गई है। तो जो लोग शहर में काम करते थे अब क्या चले गए, अब गांव में चले गए, जहां पर उनके पास 5 कट्ठा खेत था तो 2 लोग काम कर रहे थे। अब जो बेचारा शहर में काम करता था 2 लोग, वो भी चला गया, तो 4 लोग जाके 5 कट्ठा पर खेती कर रहा है। तो एक तरीके से जो भूमि है उस पर दबाव बढ़ गया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया कि 11 करोड़ ठीक है, 11 करोड़ किसानों को जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, और जो सॉइल हेल्थ कार्ड है इसके माध्यम से जो है खेती की लागत में कमी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया कि जो खेती की लागत में कमी आएगी, और दूसरा पॉइंट बोला गया इसी में कि जो पैदावार है फसल की बढ़ जाएगी। सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके माध्यम से। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से आपको ध्यान रखना है 11 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया है। साथ में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी हैं, इनके द्वारा बोला गया कि एमएसपी बढ़ाया गया। ठीक है, एमएसपी बढ़ाया गया था लेकिन बहुत कम बढ़ाया गया है। ठीक है, महंगाई के हिसाब से। तो आपको याद रखना है कि जो एमएसपी है कितनी फसलों पर दी जाती है, तो 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। ठीक है, 23 फसलों पर। साथ में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी, इनके द्वारा बोला गया कि ज़्यादा किसानों से फसल खरीदा गया है एमएसपी के रेट पर ज़्यादा फसल खरीदा गया है। और इनके द्वारा डेटा भी दिया गया कि कितना खरीदा गया है, तो 430 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। और कितना पैसा किसानों को दिया गया है, तो 85,000 करोड़ भुगतान किया गया है किसानों को, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया है। साथ में जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनके द्वारा बोला गया कि बैंक से कर्ज लेना आसान बनाया गया है। जो बैंक से कर्ज लेना आसान बनाया गया है, तो उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है बैंक से आसानी से कर्ज ले सकते हैं। साथ में आपको याद रखना है, अगला पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है फसल में नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इसके लिए गहन रिसर्च की आवश्यकता है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया। साथ में किसानों और वैज्ञानिकों का गठजोड़, जो यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है, किसानों और वैज्ञानिकों का गठजोड़ जो है, जो नई चुनौती है, जलवायु चुनौतियाँ हैं, उससे निपटने में देश कामयाब हो सकता है। तो किसानों और वैज्ञानिकों का गठजोड़ होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भंग, कर्मचारी और संपत्ति 7 PSU के हवाले। इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा गया है रक्षा मंत्रालय ने जो है 1 अक्टूबर से, रक्षा मंत्रालय जो है 1 अक्टूबर से, ठीक है, 1 अक्टूबर से जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया है। और उनकी जो संपत्ति है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, उस संपत्ति को जो है और कर्मचारियों और प्रबंधक को 7 सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके हवाले कर दिया गया है। ठीक है, फिर से बोल देते हैं कि रक्षा मंत्रालय जो है 1 अक्टूबर से जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया है और उनकी संपत्तियों, कर्मचारियों, प्रबंधक को जो है 7 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को हवाले कर दिया है। और
रक्षा मंत्रालय के द्वारा तर्क दिया गया है कि इससे क्या होगा, तो आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता आएगी, जो हथियार है उसके जो आपूर्ति में स्वायत्तता आएगी, साथ में जवाबदेही है तय किया जाएगा। उसके बाद इसमें जो है दक्षता में सुधार होगी। जो दक्षता है, इसका मतलब सरकार कहने का मतलब है कि जो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं दक्ष लोग नहीं हैं, तो फिर दक्षता में सुधार कैसे ले आइएगा, कर्मचारी तो वही लोग रहेंगे ना। तो सरकार के द्वारा बोला गया कि दक्षता में सुधार किया जाएगा। आपको याद रखना है कि जो रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, तेलंगाना की राज्यपाल के खिलाफ अवमानना मामला रद्द हो गया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। तमिलसाई सौंदरराजन जो हैं तेलंगाना के राज्यपाल हैं, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नोट करना है कि 12 विदेशी आतंकी संगठनों का पनाहगार है पाकिस्तान, ठीक है। ये किसके द्वारा बोला गया है, यूएसए के कांग्रेस के द्वारा बोला गया है कि 12 विदेशी जो आतंकी संगठन है उनका पनाहगार है पाकिस्तान। इसमें आपको याद रखना है कि जो यहाँ नाम भी लिखा गया है, इसमें आप लोग याद रखिए लश्कर ए तैयबा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कहाँ पर, लश्कर ए तैयबा। जो लश्कर ए तैयबा है इसका गठन कब किया जाता है, तो इसका गठन 1980 में किया जाता है। और इसमें आपको याद रखना है जो लश्कर ए तैयबा है ये भारत में मुंबई हमला 2008 में करवाता है, साथ में और भी भारत में ये हाई प्रोफाइल हमला करवाता है लश्कर ए तैयबा। उसके बाद है जैश ए मोहम्मद, ठीक है। जैश ए मोहम्मद है, जैश ए मोहम्मद की स्थापना कब की जाती है, तो जैश ए मोहम्मद की स्थापना जो है 2000 में की जाती है। और जैश ए जो मोहम्मद है इसने ही संसद पर 2001 में हमला करवाया था, 2001 में जो है संसद पर हमला करवाया था। साथ में हिजबुल मुजाहिद्दीन, ठीक है, हिजबुल मुजाहिद्दीन, ठीक है। जो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो जो हिजबुल मुजाहिद्दीन है इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, ठीक है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो हिजबुल मुजाहिद्दीन है ज़्यादातर आपके जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना होता है उसमें संलिप्त पाया जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर एक सेकेंड कि ये आतंकी संगठन भी पाकिस्तान में सक्रिय हैं, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे। साथ में आपको याद रखना है कि कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2019 जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यूएसए के द्वारा जारी किया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि विश्व के कई विशिष्ट राष्ट्र प्रमुखों के आवास में मौजूद है उत्तर प्रदेश। इसमें आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री उपहार देते हैं ज़्यादातर उपहार जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बना होता है, ठीक है, जो काशी बोला जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि जो अमेरिका यात्रा के दौरान जो है पीएम मोदी ने जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस को गुलाबी मीनाकारी का चेस भेंट किया था, जिसका निर्माण भी आपके काशी में किया गया था, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देख लीजिए, मैक्सिको के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की चर्चा। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं मैक्सिको की दौरे पर हैं, मैक्सिको की दौरा पर हैं। इसमें आपको याद रखना है कि जो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं उनका नाम नोट कर लीजिएगा, मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ठीक है। उनके राष्ट्रपति का नाम आप लोग नोट कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट है कि कन्हैया कांग्रेस में शामिल, जिग्नेश भी को मिला साथ। इसमें आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछा सकता है तो कन्हैया किस पार्टी से संबंधित हैं, तो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। जो कन्हैया पहले आपकी भाकपा पार्टी से संबंधित थे, ठीक है, भाकपा पार्टी से संबंधित थे। ये जेएनयू के एक स्टूडेंट थे, वहाँ से जो कन्हैया है इनकी सफ़र शुरुआत होती है। और ये आपके बेगूसराय से लोकसभा के चुनाव भी लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं, ठीक है। अब ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं कन्हैया कुमार। नेक्स्ट न्यूज है कि समय से 3 साल पहले पूरा होगा जो जिला टनल, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है जो जिला टनल है इसका निर्माण का लक्ष्य था 2026 तक, लेकिन बोला गया है कि 2023 तक जो है पूरा हो जाएगा। किसके द्वारा बोला गया है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा बोला गया है। जो जिला टनल है किसको जोड़ता है, तो नोट कर लीजिएगा, श्रीनगर को जो है लद्दाख से जोड़ता है, नोट कर लीजिएगा, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी, जो जिला टनल की, तो 14.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है, 14.5 किलोमीटर है। जो जिला टनल है, जो इसका कार्य का संचालन कौन कर रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है इसका कार्य का संचालन कर रहा है। साथ में आपको याद रखना है रोहतांग टनल, ठीक है, रोहतांग टनल जिसे अटल सुरंग भी बोला जाता है, रोहतांग जिसे अटल सुरंग भी बोला जाता है, अटल सुरंग भी बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा। जो रोहतांग टनल या अटल सुरंग किसको जोड़ता है, तो मनाली टू लेह, ठीक है, लेह, नोट कर लीजिएगा। अभी भी इस पर काम चल ही रहा है।
मनाली टू लेह को जोड़ेगा। ठीक है, देखिए जब सारे टनल बन जाएंगे तो जो लद्दाख है और जो लेह का एरिया है ये करीब साल में 6-7 महीने जो है हमारे मेन भारत से कट जाता है, तो नहीं कट पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके रास्ते में बर्फ़ जम जाती है, तो हम लोग जा नहीं पाते हैं गाड़ी के माध्यम से, तो हम लोग को हमेशा हवाई सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर टनल बन जाएंगे तो हम लोग आसानी से रोड के माध्यम से जो है 12 महीना जो है कनेक्टिविटी बना रहेगा हमारे लद्दाख से। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर अभी जो है 32 टनल जो है बन रहे हैं, 32 टनल को बनाया जा रहा है। आज लद्दाख में कितने टनल को बनाया जा रहा है? लद्दाख में जो है 20 टनल को बनाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहाड़ होता है उसके अंदर को काट दिया जाता है और उसी के अंदर रोड बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि सीमित संसाधनों के बावजूद कोरोना से बेहतर तरीके से निपटा भारत। तो शाह कौन है? तो भारत के गृह मंत्री, इनके द्वारा बोला गया कि भारत जो है सीमित संसाधनों के बावजूद जो है कोरोना से बहुत बेहतर तरीके से निपटा है। और इनके द्वारा बोला गया कि देश भर के 350 जिलों में जो है शुरू होगी आपदा मित्र परियोजना। ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं कि देश के 350 जिलों में जो है शुरू होगी आपदा मित्र परियोजना। उसके बाद नेक्स्ट है कि लंबे समय तक बना रह सकता है कोरोना, ये WHO के द्वारा बोला गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया। कल कोरोना के कितने मामले आए हैं? तो कल कोरोना के जो कितने मामले आते हैं तो 18,793 मामले के आसपास आते हैं। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है स्पुतनिक बी। जो स्पुतनिक बी है, भारत में इसका विकास कौन सी कंपनी कर रही है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो भारत में जो स्पुतनिक बी है इसका विकास कर रही है पैनेसिया बायोटेक कंपनी इसका विकास कर रही है। नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जबकि जो कोविड शील्ड है उसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा किया गया है, जबकि कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत बायोटेक के द्वारा किया गया हैदराबाद। इतना आप सभी को नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट है कि फिर बढ़ने लगा पेट्रोल का दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए पेट्रोल ईंधनों के दाम में बड़े उछाल का अंदेशा। 2 महीने बाद पेट्रोल का दाम बढ़ा। चीन की मांग पर ग्लोबल बाजार की प्रकृति गैस में हुई महंगी। कहने का मतलब कि जो LPG है महंगा क्यों हो गया? क्योंकि चीन जो है बहुत तेज़ी से LPG गैस परचेज कर रहा है, इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है गैस का दाम बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट है कि मधुमक्खी पालन को ज़ोर शोर से बढ़ावा दे रही सरकार। जो मधुमक्खी पालन है इसे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है, इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि देश में पंजीकृत कपड़ा कंपनियों ही PLI का लाभ की हकदार। तो आपको बता चुके हैं, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और जो कपड़ा उद्योग है वहाँ पर कितना पैसा दिया गया था टेक्सटाइल में? तो 10,683 करोड़ रुपया दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि फिनटेक कंपनियां डाटा निजता का रखे ध्यान। सीतारमन कौन है? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा बोला गया है फिनटेक कंपनी। फिनटेक कंपनियाँ में क्या होता है? तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियाँ, जिससे आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम, ये सारे आपकी फिनटेक कंपनियाँ। ठीक है, तो इनके द्वारा जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, इनके द्वारा बोला गया है कि फिनटेक कंपनियाँ डाटा निजता का रखे विशेष ध्यान। मतलब कि जो डाटा हमारा है वो सुरक्षित रखे, ना कि हमारे डाटे को कहीं और बेच दें। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैक्सीन के अभाव को लेकर पोल्ट्री उद्योग हलकान। मतलब कि जो पोल्ट्री उद्योग है, पोल्ट्री उद्योग किसे बोला जाता है? मुर्गा उद्योग को बोलते हैं पोल्ट्री उद्योग। ठीक है, जो पोल्ट्री उद्योग क्यों परेशान है? तो उसका पीछे एक रीज़न है। जो मुर्गा होता है, पोल्ट्री मुर्गा होता है, उसमें एक वायरस हो जाता है N9A2। ठीक है, N9A2 एक वायरस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मुर्गा होता है वो मर जाता है। तो जो बिजनेसमैन है उनको नुकसान हो जाता है। तो N9A2 बीमारी मुर्गा को ना हो तो उसके लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो नोट कर लीजिएगा, उसके लिए एक वैक्सीन दिया जाता है। देखें कहीं पर लिखा होगा, आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। लो पैथोजेनिक। ठीक है, लो पैथोजोनिक। ठीक है, लो पैथोजेनिक एवियन यहाँ लिख देते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन। ठीक है, इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन
वैक्सीन लगाया जाता है N982 वायरस से बचाने के लिए। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, सर नोट कर लीजिएगा आप लोग। N982 नामक वायरस से बचाने के लिए मुर्गियों को जो है लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद है कि अगले वर्ष जून के बाद ही 5G सेवा संभव है। तो आपको बता चुके हैं कि भारत जो है चीन, दक्षिण कोरिया, जापान से कम तो 3 साल 5G टेक्नोलॉजी में पीछे है। ठीक है, तो अभी भी भारत सरकार जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी नीलामी नहीं की है 5G की, जबकि एयरटेल और जियो जो है 5G का ट्रायल भारत में बहुत जगह कर भी रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट ने सौरव गांगुली पर लगाया 10,000 का जुर्माना। तो ये कुछ ज़मीन का मामला था, उसमें हाई कोर्ट के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेहत को सुधारने वाला अभियान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के जरिए बीमारियों के पैटर्न को समझकर उनका उपचार करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये किसके कारण? तो डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के कारण। जो पॉइंट अभी तक हमने नहीं बताया था तो उस पॉइंट को इस में बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है कि नागरिक की डाटा जो है, जो नागरिक हैं, डाटा डिजिटल तरीके से उनका संरक्षित किया जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देश की स्वास्थ्य प्रणाली को सरल और बेहतर बनाना। इसका उद्देश्य लिख लीजिएगा, देश की स्वास्थ्य प्रणाली को सरल और बेहतर बनाना। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पीटी में पूछा जाएगा कि जो आपके यूनिक हेल्थ आईडी जारी की जाएगी वो कितने अंकों की होगी? तो नोट कर लीजिएगा, 14 अंकों की। ठीक है, 14 अंकों की। आप लोग को बताना है कि पैन कार्ड जो है कितने अंकों की होती है, पैन कार्ड कितने अंकों की होती है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि 14 अंकों का जो है यूनिक हेल्थ आईडी जारी किया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि मेडिकल दस्तावेज और उपचार का पूरा ब्यौरा जो है इस हेल्थ आईडी में आपका दर्ज होगा। ठीक है, डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाएगा। साथ में नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरिकों का जो एक तरीके से हेल्थ अकाउंट बन जाएगा। जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट होता है उसी प्रकार से आपका एक हेल्थ अकाउंट बन जाएगा, जो सारी बीमारी का जानकारी आपके अकाउंट में रहेगा कि कौन कौन बीमारी है, आपको आपने कहाँ कहाँ दिखाया है, आपको कौन कौन सा मेडिसिन चलाया गया है। साथ में आपको फाइल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे अभी आपको पता है ना कि बहुत मोटा फाइल हो जाता है, जिन बेचारे को कभी हो जाता है ज़्यादा बीमारी, तो बहुत ज़्यादा मोटा फाइल हो जाता है, उनको ढो के ले जाना पड़ता है और डॉक्टर उनको देखते हैं, कभी कभी फाइल का जो कुछ कागज़ भी खो जाता है। तो अब इस सब समस्या से निजात मिल जाएगा, सारे आपके डाटा जो हैं सर्वर पर उपलब्ध होंगे। और साथ में जो सरकार नीतियाँ बनाएगी, सरकार की नीतियाँ बनाने में भी आपके जो डाटा हैं कारगर साबित होंगे। भारत के अलावा जो अन्य देश हैं पहले से ही इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। इन सब देश जो हैं पहले ही कागज़ लेस हो चुके हैं, मतलब कि कागज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके सारे डाटा जो सर्वर पर उपलब्ध है। ठीक है, यह भारत में भी संभव अब जल्द ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, महिला सशक्तिकरण में बाधक बाल विवाह। महिला सशक्तिकरण में बाधक है बाल विवाह, ये चर्चा में फिर क्यों आ गया? तो राजस्थान विधानसभा द्वारा हाल ही में राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अनिवार्य 2009 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया और इसके तहत जो है सभी विवाहों का पंजीकरण कराने का प्रावधान किया। और इनमें से ऐसे विवाह भी शामिल हैं जिसमें लड़के और लड़कियों की आयु जो है 21 वर्ष और 18 वर्ष से कम है। इस संशोधन ने देश में गंभीर विवाद खड़ी कर दिए। आशंका जताई जा रही है कि यह बदलाव जो है बाल विवाह को प्रोत्साहित और विवाह किसी भी सूरत में सही नहीं है। ये बात इनके जो राइटर है उनके द्वारा बोला गया है। आपको तो पहले बता चुके हैं कि जो राजस्थान का प्रपोजल है उससे क्या होगा, बाल विवाह का जो चलन है वो बढ़ जाएगा और जो हमारे जो इस तरीके से विवाह होता है वो ठीक नहीं है। इससे क्या क्या नुकसान होता है एक बार आप समझ लीजिए पहले। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि जो बच्ची होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका कौशल विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, कौशल विकास उनका नहीं हो पाता है। अगर उनका कौशल ही विकास नहीं हो पाएगा तो कोई उनको रोज़गार नहीं देगा। ठीक है, अगर कोई उनको रोज़गार नहीं देगा तो क्या होगा, लगातार निर्धन होते जाएंगे, गरीब होते जाएंगे। साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये यूनिसेफ के द्वारा पॉइंट बोला गया है कि जो बच्ची का अगर शादी कम एज में हो जाएगा तो उनका जो प्रजनन
चक्र जो होता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता जो होता है वो ज़्यादा समय तक होगा। ठीक है, ज़्यादा समय तक होगा तो हो सकता है कि ज़्यादा बच्चा पैदा कर दें। अगर ज़्यादा बच्चा पैदा हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए इनके पास तो पैसे होंगे नहीं। ठीक, पैसे तो है नहीं, क्योंकि ये क्या थे, कौशल नहीं थे, इनके कौशल का विकास नहीं हो पाया, इनको रोज़गार मिल नहीं रहा, तो बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्चे का बढ़िया से इलाज नहीं करा पाएंगे। तो एक तरीके से बोलता ना कि गरीबी का कुचक्र, गरीबी के कुचक्र में फंस जाएंगे, ये भी फंस जाएंगे और इनके बच्चे भी फंस जाएंगे, वो भी गरीब होते चले जाएंगे और उनके आने वाला पीढ़ियाँ भी जो है गरीब ही रह जाएगी। ज़्यादातर, कुछ ही केस में लागू नहीं होगा, ये 99.9% केस में है कि गरीबी होते चले जाएंगे। अगर ये ऐसा है तो आप लोग गांव के हैं तो गांव में आप लोग जो है ना, जब कोई चीज़ आपको समझाते हैं ना तो गांव से आप लोग उसको रिलेट करके देखा कीजिए, सही बात है तो सही बात है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, गरीबी के कुचक्र में फंस जाएंगे। तो बाल विवाह को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह जो है हमारे समाज और हमारे देश के लिए धब्बा भी है, और ख़ासकर जो एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए भी, जो महिलाएं के लिए बाल विवाह होता है वो हानिकारक होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो बाल विवाह से क्या होता है कि जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि शादी कम उम्र में हो जाने के कारण जो है बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है, उससे क्या होता है कि माँ को भी मरने की संभावना होती है और बच्चे को भी मरने की संभावना होती है। तो बाल विवाह को प्रोत्साहित कभी नहीं करना है। अगर आप लोग कहीं पर भी बाल विवाह होते देखिए तो आप लोग आवाज़ उठाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि IIT रुड़की में खुलेगा स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब तक फूलों की घाटी में पहुँचे 9,000 सैलानी। तो आपको याद रखना है, फूलों की घाटी जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भी बोला जाता है, ये किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और आपको याद रखना है कि इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये कब शामिल किया गया था, तो 1982 में शामिल किया गया था, 1982 में। ठीक है, इतना। नेक्स्ट न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय पेज से कि प्राकृतिक पर भारी पड़ रही है चीन की परियोजनाएँ। तो जो चीन की परियोजना होती है वो ज़्यादातर जो प्रकृति होती है उसे नुकसान ही पहुंचाती है, चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे, इन सभी को जो चीन की परियोजना होती है नुकसान पहुंचाती है। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर फिर सितम, प्रशासन ने मंदिर में खड़ी की दीवार। तो खैबर पख्तूनख्वा की घटना को लेकर अल्पसंख्यकों में आक्रोश है। तो आपको बता चुके हैं कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं हिंदू, तो हिंदू को बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाकिस्तान में शोषण किया जाता है। लेकिन अपना देश सहिष्णु है, हम लोग हिंदू और मुसलमान सब लोग मिल के रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, चाहे कुछ वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उनकी मानसिकता जो है ठीक नहीं है, वो हिंदू को एक तरीके से पाकिस्तान से बाहर कर देना चाहते हैं। ठीक है, और इसलिए उनका शोषण किया जाता है। उसके बाद है कि इस निंदा पर स्कूल की प्रिंसिपल को फांसी की सज़ा। जो इस निंदा क्या होता है, तो बोला जाता है कि अगर आप कुरान का अपमान कर देते हैं तो आपको पाकिस्तान में फांसी तक हो सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फांसी सुनाया जा चुका है। ठीक है, एक प्रिंसिपल को। उसके बाद है कि ब्रिटेन की शाही टकसाल में भी स्वीकार की माँ लक्ष्मी की प्रतिमा। तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र की उम्मीद भारत पाक में होगी बात, इमरान को बाइडन कब करेंगे फ़ोन, यह बताना असंभव, व्हाइट हाउस के द्वारा बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तरी कोरिया ने दागी मिसाइल, जो उत्तरी कोरिया है, ये उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया जो है दोबारा मिसाइल का टेस्ट करता है। तो लगभग ये तीसरी बार मिसाइल का टेस्ट किया है उत्तरी कोरिया। ठीक है, जिसके शासक का नाम है किम जोंग उन, उसके शासक का नाम है। जो उत्तरी कोरिया है इसकी स्थल सीमा किन देशों के साथ लगती है, तो चाइना, रसिया और दक्षिणी कोरिया के साथ में लगती है। ठीक है, दक्षिणी कोरिया के साथ में लगती है। और दोनों को कौन सी रेखा अलग करती है, तो 38 डिग्री जो रेखा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करते, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत से मजबूत करने होंगे संबंध। तो सही बात है, क्योंकि भारत और अमेरिका का दोनों का साझा दुश्मन है, कौन, चाइना। ठीक है, उसके बाद है कि भारतीय मीडिया को बेहतर बताने में अमेरिकी पत्रकार बाइडेन से नाराज। अच्छा, ये बताइए कि भारत का मीडिया किस हिसाब से अमेरिकी मीडिया से अच्छा है, कोई हिसाब से अच्छा है नहीं। इसमें आपको याद रखना है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक रिपोर्ट जारी करता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 142वां स्थान मिला है। जबकि अमेरिका कौन सा स्थान मिला है,
44वां स्थान, ठीक है, 44वां स्थान। जो भारत की मीडिया जो है आज जनता के मुद्दे को नहीं उठा रही है, ठीक है, एक तरीके से बोला जा रहा है कि वो सत्ता का पिच लग्गू हो गई है। जो भारत की मीडिया है सत्ता का पिच लग्गू हो गई है। कुछ ही चैनल हैं जो आम नागरिक के जो दुख है परेशानी है उसे उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है, वो गिने चुने चैनल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की विपक्षी नेता ने कामगारों पर संबोधन में बापू को किया याद, तो हमारे लिए बस जान लेना जरूरी है। ईंधन की कमी से निपटने के लिए ब्रिटेन ने सैनिकों को किया तैयार। उसके बाद नेक्स्ट है कि काबुल में तालिबान ने काबुल यूनिवर्सिटी में महिलाओं के प्रवेश पर लगाई रोक। अब जो काबुल यूनिवर्सिटी उसमें अब महिलाएं पढ़ ही नहीं सकती हैं। पहले तक जब आपको क्या बोले थे कि जब तालिबान सत्ता में आया था 16 अगस्त को, तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे, हम महिलाओं को पढ़ने के लिए अधिकार दे देंगे, रोज़गार में अधिकार दे देंगे, अपनी सत्ता में अधिकार दे देंगे। लेकिन देखिए धीरे धीरे ये जो तालिबान है अपना असली रंग दिखा रहा है और इसने यहाँ तक बैन लगा दिया कि अब महिलाएं जो है काबुल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकती हैं। एक तरीके से अब महिलाएं पढ़ ही नहीं सकती हैं, ठीक है। और बोला क्या गया है, इसके पीछे तर्क क्या दिया गया, जब तक सभी के लिए जो है वास्तविक इस्लामिक माहौल का निर्माण नहीं हो जाता तब तक के लिए यूनिवर्सिटी में जो है महिलाओं के पढ़ने या काम करने पर रोक लगा दी जाती है। मतलब कि ना तो स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ना तो वहाँ पर जो मैडम है पढ़ा सकती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो काबुल यूनिवर्सिटी के नए चांसलर कौन बने हैं, मोहम्मद अशरफ गैरत, ठीक है, मोहम्मद अशरफ गैरत। जो मोहम्मद अशरफ गैरत हैं ये बीए किए हुए हैं, याद रखिएगा, जो बीए किए हुए हैं, जबकि जो पीएचडी इसका पहले किए हुए जो भी चांसलर थे उनको हटा दिया गया था। और उसी के विरोध में करीब 70-72 जो प्रोफेसर थे आपके काबुल यूनिवर्सिटी के, उन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है। तो काबुल जो आपके अफ़गानिस्तान है उसका आज हम लोग मैप भी देखेंगे, बहुत दिन हो गया है। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे फ्रांस से 3 युद्धपोत खरीदेगा यूनान। तो आज हम लोग यूनान का मैप भी देखेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा कि फ्रांस से जो है 3 युद्धपोत खरीदेगा कौन, यूनान। तो इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी आरती। तो नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत की जलपरी कहलाती हैं आरती। भारत की जलपरी कहे जाने वाली आरती साहा ने 1959 में आज ही इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। वह ऐसा करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। उन्होंने 16 घंटे 20 मिनट में फ्रांस के केप ग्रिस नेज से इंग्लैंड के सैंड गेट तक जो है 67.5 किलोमीटर की राह दूरी तय की थी 16 घंटे 20 मिनट में, ठीक है, पानी में तैर के। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि दिल की बीमारियों के प्रति जागरूकता के लिए हृदय दिवस, ठीक है। तो आपको नोट करना है कि हृदय दिवस कब मनाया जाता है। दिल की बीमारियों दुनिया भर में चिंता का कारण बनी हुई है। इनके प्रति जागरूक करने के लिए वर्ष 2000 से WHO ने विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत की। पहले यह सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था। 2014 से इसे 29 सितंबर को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। तो जो विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मोटापा से झड़ सकते हैं बाल। तो हो सकता है, अब इससे शोध हुआ है। ज़्यादा वसायुक्त भोजन से हेयर फॉलिक की गतिविधियों में होता है बदलाव। तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। धरती की निगरानी के लिए नासा ने लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। धरती की सतह की निगरानी करेगा लैंडसैट 9 उपग्रह, ठीक है। और कहाँ से छोड़ा गया, कैलिफोर्निया के बेडेनवर्ग स्पेस फोर्स जो स्टेशन है वहाँ से छोड़ा गया, इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। जो कैलिफोर्निया के बेडेनवर्ग स्पेस फोर्स बेस है वहाँ से छोड़ा गया, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जिस भी न्यूज़ को दैनिक जागरण कवर नहीं किया उस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अमेरिका ने किया रेथियॉन हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रेथियॉन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित एक हाइपरसोनिक, नोट कर लीजिएगा क्या है,
हाइपरसोनिक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट का स्वतंत्र उड़ान परीक्षण सितंबर 2021 में हुआ है। हाइपरसोनिक हथियार ऊपरी वायुमंडल में जो है ध्वनि की गति से 5 गुना, मतलब आवाज़ की गति से जो है 5 गुना अधिक या लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकता है। अगर मील में पूछेगा तो 3853 मील प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 विजेता की घोषणा की गई है। 26 सितंबर 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए देश का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 को प्राप्त करने वाले 11 वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा की गई है, ठीक है। यह पुरस्कार जो है 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को 7 क्षेत्रों में, नोट कर लीजिएगा, 7 क्षेत्रों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिक में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। किन किन वैज्ञानिकों को मिला है इसका हम जो डेटा है आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम पर इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। जो 11 वैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या क्या है और किस क्षेत्र में किनको दिया गया है इसे नोट कर लीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम पर दे देंगे क्योंकि आज जल्दी में इसका डेटा हम कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर, ठीक है। भारत सरकार के लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है आपको समझाते हैं कुछ देर के बाद। भारत के लिए जो है लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत बांग्लादेश में बोगरा से सिराजगंज तक एक नई सीधी रेल लाइन विकसित की जाएगी। बांग्लादेश रेलवे और भारत की राइटर्स लिमिटेड कंपनी, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत की राइटर्स लिमिटेड कंपनी के बीच जो है 27 सितंबर 2021 को जो है ढाका में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बोगरा सिराजगंज ड्यूल गेज लिंक बांग्लादेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों के बीच एक छोटा मार्ग प्रदान करेगा। इसमें आपको याद रखना है LOC लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। इसमें होता है कि अगर बांग्लादेश को हम 100 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिए, इसका मतलब फ्री नहीं होगा, ठीक है, फ्री नहीं हुआ, हम 100 करोड़ का क्या दिए, एक तरीके से कर्ज दिए। लेकिन ये बात को ध्यान रखना है कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसमें जो बांग्लादेश है अगर मान लीजिए कि मार्च में निकालता है 10 करोड़ तो बचा इसका 90 करोड़, तो उसको जो है बांग्लादेश को 10 ही करोड़ का ब्याज देना होगा, बांग्लादेश को 10 ही करोड़ का ब्याज देना है। फिर से बांग्लादेश को मार्च में मन हुआ कि बांग्लादेश 20 करोड़ ले ले, तो जो मार्च से 20 करोड़ का ब्याज लगेगा, ठीक है। फिर बांग्लादेश का मन हुआ कि नहीं, अब मार्च हमको पैसे की ज़रूरत और पड़ गई है, तो मेरा तो लाइन ऑफ क्रेडिट ही है, हम क्या करते हैं कि फिर से क्या करते हैं, हम अप्रैल में ले लेते हैं 20 करोड़। इसमें आपको याद रखना है कि पैसा भारत सरकार नहीं देगी, ये भी बात ध्यान रखना है कि पैसा नहीं देगी, बांग्लादेश भारत से जो है सामान खरीदेगा इतने पैसे का, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश जो है भारत से इतने पैसे का सामान खरीदेगा, ये बात को ध्यान रखना है आपको, सामान परचेज करेगा, भारत सरकार उसको पैसे हाथ में नहीं देगी, फिर से बोलते हैं सामान खरीदेगा, इस बात को आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भगत सिंह की 114वीं जयंती 27 सितंबर को, तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता भगत सिंह की जयंती जो है 27 सितंबर को मनाई जाती है। उनका जन्म जो है 1907 में होता है और वर्ष 2021 में उनकी जो है 114वीं जयंती मनाई गई, नोट कर लीजिएगा। महज 23 साल की उम्र में जो है उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी और इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया और भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बहुत से एग्जाम जो है ना ये ट्रेंड पकड़ लिया है कि नारा, तो देखिए नारा लिखता तो दूसरा कोई व्यक्ति है ना, लेकिन उसे कोई जो आपके लोकप्रिय बनाता है दूसरा कोई व्यक्ति, ज़्यादातर यही देखा गया है। तो जो आपके इनकलाब जिंदाबाद है, नारा किसके द्वारा लिखा गया था, तो हसरत मोहानी के द्वारा, नोट कर लीजिएगा, हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था, जबकि इसे लोकप्रिय बनाया भगत सिंह ने, इनकलाब जिंदाबाद को, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 10-14 सितंबर 2021 तक आयोजित होगा। तो जो सिक्किम में जो है ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है 10 से 14 सितंबर के बीच में किया जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो है सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 10 से 14 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा, कहाँ पर, सिक्किम में। उसके बाद है कि यह यांगांग
दक्षिण सिक्किम और सोमगो झील में इको हेरिटेज फिल्म विलेज साइट पर होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। राज्य में फिल्म निर्माताओं को फिल्म बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए सिक्किम सरकार स्थानीय फिल्म निर्माताओं का ध्यान रखते हुए 20 लाख रुपये नकद और राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को जो है 1 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट करंट से सारे को हम लोग कवर कर लिए। उसके बाद हम लोग मैप देखते हैं और आप लोग को आज कमेंट करके बताना है सिक्किम के बारे में जो कुछ जानते हैं आप लोग, सीएम के बारे में, राज्यपाल के बारे में, लोकसभा की सीट के बारे में, वहाँ पर नेशनल पार्क है, कंचनजंगा है, जो भी है सारा कुछ को आपको सिक्किम के बारे में आज कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। सिक्किम के बारे में आप लोग लिखिएगा। आपसे डेली हम एक स्टेट के बारे में पूछेंगे ताकि आप सभी को सारा कुछ याद रहे, ठीक है। आज सिक्किम के बारे में आपको लिखना है। आइए देखते हैं मैप। सबसे पहले आप फ्रांस कंट्री देखिए, यहाँ पर आपके ये फ्रांस है। फ्रांस चर्चा में क्यों आया, क्योंकि फ्रांस से जो है यहाँ पर देखिए ये ग्रीस है जिसे यूनान बोला जाता है, एक युद्धपोत खरीद रहा है, इसीलिए चर्चा में आया, ठीक है। ये आपके मेडिटेरियन सी है। और जो उसके बाद इंग्लिश चैनल, यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश चैनल है जहाँ मार्क कर रहे हैं, ये आपके इंग्लिश चैनल, इसे नोट कर लीजिएगा, ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है। उसके बाद आपकी चर्चा में कौन आया है, तो चर्चा में आया है आपका ये ताइवान, देख लीजिए यहाँ पर ताइवान है, ये आपके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, ठीक है। तो जो नॉर्थ कोरिया चर्चा में आया है, नॉर्थ कोरिया की सीमा आप देख चुके हैं कि 3 देशों से लगती है, ये आपकी मंगोलिया है, ठीक है, ये मंगोलिया है। उसके बाद आपको देखना है और कौन से कंट्री चर्चा में आपके आता है, और चर्चा में आपके अमेरिका आता है, तो अमेरिका आप डेली देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो अमेरिका यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपका अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान चर्चा में आता है, यहाँ पर देखिए अफ़गानिस्तान, ये है आपके अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये है अफ़गानिस्तान, इसे नोट कर लीजिएगा। इसकी सीमा जो है पाकिस्तान, भारत, चाइना, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक से इसकी ईरान से, इराक तो यहाँ होगी, ठीक है, ईरान से इसकी सीमा लगती है। जो अपना चबाहार पोर्ट है, कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है चबाहार पोर्ट, ओमान की खाड़ी में स्थित है। और यहाँ पर जो स्थित है ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट स्थित है। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर देखिए हम्बनटोटा है, ये नीचे में आपकी जो है श्रीलंका है, यहाँ पर हम्बनटोटा, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भारत में सिक्किम चर्चा में आता है, तो सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चाइना से लगती है। भारत के एक राज्य से सिक्किम की सीमा लगती है, तो वेस्ट बंगाल से, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड आता है, उसके बाद आपकी लद्दाख आता है, ठीक है, ये लद्दाख आता है, और ये जम्मू कश्मीर आता है, ठीक है। लद्दाख इधर है, ये आपके जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये आपके राजस्थान है, ये गुजरात है। पाकिस्तान से सीमा किसकी किसकी लगती है, तो गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, ये दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था सारी न्यूज़ को हम लोग डिस्कस कर लिए। आप लोग को कमेंट करके बताना है वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।